हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है दृष्टि एसएससी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट के 100 दिनों की हमारी प्लानिंग, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, जिससे हम आने वाले मई में जो एग्जाम 2026 सीजीएल का होने वाला है उसको बहुत बेहतरीन तरीके से अपना परफॉर्मेंस दे सकें और बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। चलिए आइए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि अगले 100 दिनों में आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है और अगले 100 डेज में आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए। हम इसमें कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं, सब टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करने वाले हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको ले जाना चाहूंगा एसएससी की साइट पर, ऑफिशियल साइट पर। जी हां, सबसे पहले हम एसएससी की ऑफिशियल साइट पर चलते हैं, जिसमें आप देखेंगे ये आपके सामने एसएससी की ऑफिशियल साइट है। मैं आ चुका हूं 2026 कैलेंडर में, एग्जाम कैलेंडर में, जिससे आपको क्लैरिटी मिल सके। और जूम कर लेते हैं थोड़ा। आप देख पा रहे होंगे, अगर हम एसएससी की बात करें, सीजीएल एग्जाम की बात करें, तो आप देख पा रहे होंगे आपका सीजीएल टीयर 1 मार्च में आपका नोटिफिकेशन आने वाला है। मार्च में नोटिफिकेशन आने वाला है, जिसकी लास्ट डेट रहने वाली है अप्रैल 2026। मई और जून में पेपर है, तो मई और जून में पेपर है। देखा जाए तो ये लगभग फरवरी समाप्त हो चुका है। मार्च, अप्रैल और मई अगर हम मान ले तो कुल मिलाकर आपके पास 100 डेज हैं। जून में पेपर होने के चांसेस हैं, मई के लास्ट या जून के स्टार्टिंग में। इसी के साथ साथ आप सीएचएसएल को भी समझ सकते हैं। सीएचएसएल का जो पेपर है वो अप्रैल में इसका नोटिफिकेशन आएगा और जुलाई और सितंबर, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जो बच्चे ग्रेजुएट लेवल की प्रिपरेशन देंगे तक करेंगे वो सीएचएसएल के लिए भी एलिजिबल है और उनको वो भी देना चाहिए। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं अपने पॉइंट पर हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए आगे आने वाले पेपर के लिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने 100 डेज स्ट्रेटेजी के कंप्लीट डिटेल। आप जानते हैं कि लास्ट 100 दिनों की जो स्ट्रेटेजी है इसकी मैटर क्यों करती है, आखिर इसकी वैल्यू क्या है, आखिर इसकी जरूरत क्या है, आखिर इसकी नीड क्या है। आप जानते हैं 25 लाख से 30 लाख बच्चे अप्रॉक्स इसका पेपर देते हैं, और ऐसे में आप चाहते हैं कि भाई आपके पास टीयर 1 भले ही फाइनल एग्जाम में नंबर काउंट नहीं होते हो, भले ही नंबर काउंट ना होते हो, लेकिन आप जानते हैं जब तक आप टीयर 1 में एक अच्छा स्कोर नहीं करेंगे, जब तक आपका टीयर 1 में एक बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं होगा, टीयर 2 में आपका कॉन्फिडेंस प्लस जो मार्क्स की एज मिलती है वो नहीं मिल पाएगी। तो आइए हम शुरू से देखते हैं हमें कैसे कैसे क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले दो तरह के बच्चे होते हैं। एक ऐसा स्टूडेंट जो पहले से प्रिपरेशन कर रहा है, उसी का सबसे प्लस पॉइंट है जो पहले से प्रिपरेशन कर रहा है कि सर लास्ट के हमने पिछले 1-1.5 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब हमें लास्ट के 100 दिन में क्या क्या करना चाहिए, उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यह वीडियो उनके लिए भी खास रहने वाली है, उनके लिए भी अच्छी रहने वाली है जो अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, मैं अभी लास्ट में बताऊंगा इसमें और आप क्या क्या पॉजिटिव कर सकते हैं, या कोई शॉर्टकट या कुछ ऐसा जिसपे आपकी प्रिपरेशन में बूस्ट मिले, उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात, ये आप जानते हैं कुछ बेसिक सी चीजें हैं वो हमें डिस्कस कर लेनी चाहिए। नंबर 1, जैसे आप जानते हैं प्रिपरेशन का जो एग्जाम का पैटर्न है, आई थिंक वो अच्छे से आपको पता होना चाहिए। जो बच्चा पहली बार आया है उसको इसकी नॉलेज लेनी चाहिए, सीखनी चाहिए, लेकिन आई होप आप पिछले 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इसकी अच्छी खासी नॉलेज होगी कि मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जब तक आपको मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन की नॉलेज नहीं है, काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके प्री के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट कैसे होते हैं, कितने नंबर के क्या आते हैं, उनकी नॉलेज नहीं होती है। अच्छे से देखो उसको, क्वेश्चन के टाइप्स कौन कौन से आ रहे हैं और निगेटिव मार्किंग कितनी है, एग्जाम की ड्यूरेशन कितनी है, मोड ऑफ एग्जाम कितना है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन लीजिए। सबसे पहले कहने का मतलब है कि अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये नॉलेज है, मैं मान के चलता हूं। फिर भी नहीं है तो जैसे कुछ बच्चों को नहीं होती है या कुछ बच्चों को इसकी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तो एक बार इस पर डिस्कस कर लेते हैं। प्री में जो आपकी जंग है, भाई देखो बहुत मैटर करता है जंग किस टाइप की लड़ी जा रही है। ये जंग 200 मार्क्स की है, 100 क्वेश्चनों की है, 4 आपके जिसको बोलते हैं पार्ट की है, जिसमें से पहला पार्ट जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग है जिसके 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं।
25 क्वेश्चंस 50 मार्क्स की है। अगर हम बात करूं दूसरा जनरल अवेयरनेस, जिसके 25 क्वेश्चन दोबारा से पूछे जा रहे हैं 50 मार्क्स के, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। तीसरी बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको मैथ्स बोलते हैं, जिसके फिर 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 50 मार्क्स के। और लास्ट पार्ट है इसका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव, जिसके 25 क्वेश्चन है 100 मार्क्स के, 50 मार्क्स के। टोटल 100 क्वेश्चन है 200 मार्क्स का। अगर मेन में पॉइंट बात करूं, इसी में हम मेन पॉइंट की बात करें, सबसे पहली प्रॉब्लम ये होती है कि आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। कट ऑफ क्लियर करने के लिए हमें क्या चाहिए? अगर मैं एडुकेटी के 2025 के बात करूं, क्योंकि इस बार भी एडुकेटी एग्जाम ले रही है, यस, ये सेकंड टर्म्स होगा एडुकेटी का, सीजीएल वाला। तो अगर आप देखिए, 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं, मेरा ये मानना है, एक तो रीजनिंग और ये क्वांट, जिसमें आपको 100 में से 50 और 50, 100 में से मान के चलना होगा 95 प्लस का टारगेट लेके चलना है। अभी भी आप घर पे जब मॉक टेस्ट देते हो तो इतना टारगेट मान के चलिए, क्योंकि ये जो 2 बचे हुए सब्जेक्ट हैं, इनमें 50-50% आप गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि आप जीएस में 50 नंबर में से 30 नंबर भी ले आएंगे। होने को पेपर बहुत इजी भी आ सकता है, लेकिन राइट स्ट्रेटजी, राइट प्लानिंग ये कहती है। मैथ्स और रीजनिंग जब डिफिकल्ट भी आता है तो भी बहुत सारे बच्चे उसको कर ले जाते हैं, लेकिन जब जीएस टफ आता है तो फिर उसका कोई भी उपचार नहीं होता। 1 घंटे का पेपर पता भी नहीं चलता। तो सबसे पहली मोटी मोटी प्लानिंग एग्जाम के पैटर्न को समझने को लेकर मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको माइंड में बिठा लेना है, जितनी आप इन दोनों में कोशिश करेंगे 100 में से 100 नंबर लाने की, उतनी आपकी कट ऑफ के क्लोज चले जाएंगे। इस बार जनरल की कट ऑफ एडिक्विटी 135, 136, 37 कुछ गई थी, 135 अप्रॉक्स। तो अगर आप इसमें से अच्छा स्कोर करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इंग्लिश में स्कोर मत करिए, जीएस में स्कोर मत करिए, ये आपको आगे बूस्ट करने में बेनिफिट मिलेगा। आई थिंक सबसे पहले तो हमें ये इस एग्जाम को इतना समझना होगा। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले तो बिल्ड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। इस आई होप आपने बहुत अच्छे से चीजों को पढ़ा है, सिलेबस को कवर किया है, हर चीज को सिलेबस। अगर फेज 1 की मैं बात करूं तो सिलेबस कवर करना बहुत जरूरी है, जो इसका फाउंडेशन है। सिलेबस बहुत डेप्थ अच्छे से क्लास नोट्स बनाकर आपने बहुत अच्छे से कवर किया है, और ये करना बनता भी है। बाद सेकंड फेज पर आते हैं, एडवांस और एक्सपेंड योर स्किल्स। अपने और एडवांस लेवल पे जाना, चाहे वो आपका क्वांट का एडवांस और हाई लेवल पे जाना हो, चाहे वो इंग्लिश को और हाई लेवल पे ले जाना हो, चाहे वो रीजनिंग को, चाहे वो जीके जीएस को। तो पहला पॉइंट ये बोलेंगे, एग्जाम के पैटर्न को समझ लो, माइंड में बिठा लो, अपना टारगेट सेट कर लो। घर पर मॉक टेस्ट देते हो तो भी, कि मेरे मैथ्स और रीजनिंग में 100 में से 100 आने चाहिए। जब आप 100 का सोचेंगे तो 95, 96 आएंगे। नंबर 2, जीएस और जीके में भी, इंग्लिश में भी अच्छा स्कोर का टारगेट रखिए, वो आपको बेनिफिट देगा, लेकिन आप पर वर्कलोड कम हो जाएगा। स्टेप नंबर 2, अच्छे से अपने सिलेबस को, जो बेसिक है, पूरा सिलेबस आपका एक बार अच्छे से मिनिमम 1 टाइम पढ़ा होना चाहिए, ताकि आपको आसानी रहे। चलिए अब हम क्या करने आ रहे हैं, स्टेप नंबर 2, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी देखने जा रहे हैं। सब्जेक्ट वाइज देखना बहुत जरूरी है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करिए। अपने बेसिक चीजों को निपटाइए। आप अब लास्ट टाइम पे इन 3 महीनों में बुक से जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो टफ क्वेश्चन को बिल्कुल मत करिए। टफ क्वेश्चन का मेरे मैंने कहने का मतलब है, वो क्वेश्चन जो आपके बुक्स नोट्स में भी हैं और बुक्स में भी हैं, वो मत करिए। मैं इसलिए स्टार्टिंग में बोलता हूं, हम क्वेश्चन को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं जब आप स्टार्टिंग में कर रहे होते हैं। नंबर 1 कैटेगरी, सर ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आगे से मैं अगली बार जब प्रैक्टिस करूंगा तो उस क्वेश्चन को देखूंगा भी नहीं। मॉडरेट लेवल, सर ये मॉडरेट लेवल है, जो कभी कभी मैं भूल जाता हूं, टफ हो जाते हैं, उन पर मार्क कर लिया। डिफिकल्ट लेवल, यही क्वेश्चन है जो मुझे परेशान कर रहे हैं, क्योंकि इजी लेवल और मॉडरेट लेवल तो बहुत सारे क्वेश्चन मेरे क्लास नोट से ही कवर हो जाएंगे आपको।
आप समझ पा रहे हैं? तो सबसे पहले आपको इस तरह से आपका मार्क्स करा हुआ है तो आपको आसानी रहेगी। नंबर 2, मॉक टेस्ट में हम पूरा बाद में आएंगे, मॉक टेस्ट में बाद में आएंगे। मॉक टेस्ट शुरू के 90 दिनों में मॉक टेस्ट के लिए 2 प्लानिंग है। अगर आप पहले से अच्छे से पढ़ के आ रहे हैं तो लास्ट के 3 महीनों में से लास्ट के 2 महीने भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं। यदि आपने 90% सिलेबस कवर कर लिया है तो मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। मॉक टेस्ट के हम आगे प्लानिंग बताएंगे कैसे कैसे मॉक टेस्ट देना है। चलिए आगे देखते हैं। आपको एक फॉर्मूला नोट्स बुक जरूर रखनी है। फॉर्मूला नोट्स बुक अपने पास रखिए। वो सारे क्वेश्चन फॉर्मूला रिवाइज करने के लिए लास्ट टाइम पे आपको फॉर्मूला काम आएंगे। तो फॉर्मूले सारे आपके पास लिखे हों। अगर आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं तो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो क्या करना, पर डे अपना डिवाइड कर लो, पूरा पर डे कि पूरा पर डे के हिसाब से कि भाई रोज हम इतना घंटे डिवाइड कर लीजिए। ये रीजनिंग है, ये मैथ्स है, ये इंग्लिश है, ये जीएस है, डेली डिवाइड कर लो। 15 से 16 घंटे तो मिनिमम आपको बैठना ही है कि रीजनिंग मैथ्स के 4 से 3 से 4 वो अपने हिसाब से। देखो ये कभी भी आप किसी से पूछ नहीं सकते, किसी के अकॉर्डिंग प्लान नहीं बनाइए, अपने अकॉर्डिंग आप अपने को कैसे कंफर्ट पाते हैं पूरा प्लानिंग बनाइए कि भाई डेली आपको हर सब्जेक्ट पढ़ना है। उसमें आपको रीजनिंग भी देखना है, मैथ्स भी। रीजनिंग जैसा सब्जेक्ट प्रैक्टिस का है, बहुत कम सब्जेक्ट है जिसमें आपको थ्योरी की आवश्यकता होगी। मैथ्स आपको कंसेप्ट रिवाइज करना पड़ेगा, बार बार बच्चे भूल जाते हैं इसको। मैथ्स हुआ, इंग्लिश हुआ, जीएस हुआ, डेली डिवाइड करिए। और मैथ्स में फॉर्मूला हैं आपके पास, शॉर्ट नोट्स हैं, उनको बनाया हुआ है तो बहुत बढ़िया। नंबर 1 प्रैक्टिस सीट से प्रैक्टिस करिए, क्लास नोट्स रिवाइज करिए, डेली डिवाइड कर दीजिए। पूरा सिलेबस आप डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसे आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सर मेरे पास 100 डेज हैं और 100 डेज में आप प्लानिंग बना लीजिए कि मैथ्स को मैं 4 बार या 3 बार रिवाइज करूंगा। और किस तरह से रिवाइज करेंगे, नंबर 1 क्लास के नोट्स को अलग रिवाइज करिए, प्रैक्टिस वाले नोट्स को अलग रिवाइज करिए, ठीक है। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग ये प्लानिंग पे वर्क कर सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज पे बात कर लेते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज देखिए सबसे ज्यादा वोकैब वाला पोर्शन है और ग्रामर वाला पोर्शन है। वोकैब पे आपको कमांड करनी है और ग्रामर वाले पोर्शन पे आपको कमांड करनी है। वोकैब और ग्रामर दोनों चाहिए। वोकैब के लिए आपने अपने जो भी प्रॉपर नोट्स अभी तक बनाए हैं और जो हिंदू एडिटोरियल आप सुबह न्यूज देखते होंगे, सर की क्लासेस देखते होंगे, प्रॉपर तरीके से आपने उनको सिस्टमैटिक तरीके से रखा है। जो भी नोट्स बनाए हैं उनको रिविजन्स, अपने नोट्स को रिवाइज करने में सबसे ज्यादा बेनिफिट है। अच्छा, कोई बच्चा ये कह सकता है कि सर मैंने तो अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, सर क्या मुझे आपके लिए भी हमारे पास कुछ है, मैं भी बताऊंगा थोड़ी देर में। जिन्होंने बच्चों ने अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है उनके लिए चलिए प्रैक्टिस करनी है। क्लोज टेस्ट पे, एरर स्पॉटिंग पर और आरसी वगैरह पर, इन पर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। रिवीजन करिए, रेगुलर ग्रामर रूल है और मेन है अपना मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो खुद जो कमियां निकल रही हैं, जो एरर निकल रही हैं, जो भी कमियां और जो भी एरर निकल रही हैं उन पे वर्क करना स्टार्ट करिए। जनरल अवेयरनेस के लिए हमें क्या रूल अप्लाई चाहिए, जीके, करंट अफेयर सब है। सबसे पहले तो आपकी सारी चीजें आ जाती हैं। करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप जानते हैं। मंथली पीडीएफ रिवीजन से भी क्वेश्चन आते हैं, स्टैटिक जीके से भी क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट नोट्स और स्कीम, ये सारे डेली क्विज वगैरह से। तो सबसे पहले देखिए लास्ट में करंट अफेयर तो देख के जाना पड़ेगा और एक एक महीने 15-15, 10-10, 15-15 दिन पहले के भी करंट अफेयर पूछे गए हैं, तो करंट अफेयर में अपडेट रहना पड़ेगा। करंट अफेयर में आपको कुछ ज्यादा नहीं करना, वीडियो को वॉच करना है बार बार करंट अफेयर पर। नंबर 2, आई होप आपने पहले के करंट अफेयर प्रॉपर नोट्स बनाए हो। बच्चे नोट्स नहीं बनाते हैं, जो गलत बात है, नोट्स बनाइए। करंट अफेयर को आप अगर मुझे जो लगता है सबसे बेस्ट पैटर्न, खाली आप करंट अफेयर को ऐसे मत पढ़िए, लेकिन ये टाइम टेकन प्रोसेस है अगर आपने शुरू से वर्क किया है। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर न्यू किसी की अपॉइंटमेंट हुआ है तो सारे अपॉइंटमेंट आपके पास लिखे होने चाहिए। ये पर्सन अपॉइंटमेंट हुए, ये अपडेट होते रहते हैं, इस पर नजर रखिए। मान लेते हैं कोई ब्रांड एम्बेसडर बना है तो ब्रांड एम्बेसडर की सारी आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कौन कब कहां कैसे बना है। कोई गेम हुआ है, स्पोर्ट्स हुए हैं
तो उसमें सारे स्पॉट्स किसने जीते हैं, स्पॉट किसने अवार्ड जीते हैं, सारे अवार्ड सारे एक लिस्ट में होने चाहिए आपके पास, आपकी नजर में, है ना। तो अब आप चाहे वो शॉर्ट नोट से बनाएं, चाहे वो आपके पास होने चाहिए, वो आपका है। स्टैटिक जी पे भी काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस पे भी नजर रखनी है। मंथली पीडीएफ जो आपके सब्जेक्ट वाइज हैं, सब्जेक्ट मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, करंट, इको, इस पे तो रिवीजन करते रहिए। और जो क्वेश्चन मॉक टेस्ट में खासकर कुछ नया मिलता है तो फोल्डर बनाइए एक मोबाइल में और फोल्डर के अंदर ही वहां सेव कर लीजिए। अगर लिखने का टाइम नहीं है, मैं हर सब्जेक्ट के लिए बोलता हूं, जीएस के लिए भी, इंग्लिश के लिए भी, मैथ्स के लिए भी अपना एक फोल्डर बना के रखिए और उसको वहां पर अपडेट करिए। चलिए रीजनिंग एबिलिटी की बात करते हैं। मुझे लगता है सबसे आसान रीजनिंग है, और आपको अगर आप केवल इसमें जैसे फॉर एग्जांपल कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लिया, मुझे लगता है कि 90% बच्चों, अगर मैं कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर की बात करूं, 90% ऐसा डेटा है जो आपको रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। 10, 15, 20% कुछ पोर्शन है जो रिवीजन मांगता है। मतलब रीजनिंग आप केवल प्रैक्टिस के दम पर ही, केवल प्रैक्टिस के दम पर आप बेनिफिट ले सकते हैं। केवल प्रैक्टिस करके, वो दृष्टि की ऐप पर भी आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, वहां भी आप सेक्शनल वाइज टेस्ट ले सकते हैं। आजकल और भी ज्यादा मॉक टेस्ट आपने कहीं ना कहीं बहुत सारे, चाहे तो 2-3 मॉक टेस्ट ले लीजिए, अवेलेबल है। दूसरा लेवल वाइज चाहिए, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इस तरह से प्रैक्टिस करिए लेवल वाइज। चलिए, है ना। एक्यूरेसी और स्पीड का कॉम्बिनेशन बनाए रखने के लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। जहां आपको लगता है कोई चैप्टर आप भूल गए हैं, ब्लड रिलेशन का कोई कंसेप्ट याद नहीं आ रहा है कोई भी, तो उसको अपना प्रैक्टिस के लिए रोज आधा घंटा ऐसे करिए कि कंसेप्ट को रिवीजन करने के लिए, है ना। और लास्ट के 20 से 25 दिन ये रिवीजन के सेपरेट रखना, क्योंकि लास्ट में जीएस वगैरह जैसा टॉपिक है जो ताजा याद रहता है। जैसे आप हिस्ट्री अभी रट डालिए, आपको याद है, लेकिन 15 दिन के बाद वो सब धीरे धीरे माइंड से डिलीट होने लगती है। तो लास्ट के 15 दिन हिस्ट्री जैसे टॉपिक आपको याद रखने हैं। कोई भी ऐसे टॉपिक जो जल्दी भूल जाते हैं, जैसे फॉर्मूले हो गए मैथ्स की, ये सब चीजें आपको लास्ट के 15 दिन पर ज्यादा फोकस करना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 गोल ऑल सब्जेक्ट कवर, ये आपका पता होना चाहिए टारगेट। क्वांट में आपको स्पीड प्लस फॉर्मूला रिवीजन पे ज्यादा फोकस रखना है, प्लस के आपके कंसेप्ट प्रैक्टिस, और आपके प्रैक्टिस रीजनिंग में वोकैब, ग्रामर, और जीके में डेली करंट अफेयर, स्टैटिक रिवीजन और स्मार्ट स्कोर आपको देने वाला है। आई थिंक ये रहने वाला है तीसरा। हम आगे जाएंगे इंटेंसिव प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट के बारे में, हम थोड़ा सा डिटेल में बात करने वाले हैं। लास्ट के 100 डेज में मॉक टेस्ट पे ज्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए। सर मॉक टेस्ट कितने देने हैं, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ये आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। आप एक दिन में 2 मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। जैसे 100 डेज है मेरे पास, तो शुरू के 20 दिन 100 डेज में शुरू में 2 मॉक टेस्ट दे सकते हैं, 3 मॉक टेस्ट दे सकते हैं। मॉक टेस्ट में जो टॉपिक वीक पढ़ रहा है, मुझे लग रहा है ये टॉपिक वीक है, उस पर वर्क करिए, उसको जितना ज्यादा पढ़िए। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, पर्टिकुलर मैथ्स में आप बहुत सारा बच्चा जो वीक है, आप चाहें तो, मैं प्री की बात कर रहा हूं, टफ पोर्शन, बहुत ज्यादा जो टफ क्वेश्चन है, अगर आपने बहुत लेंथी क्वेश्चन करें प्री में, आप बहुत सारे टफ क्वेश्चनों को स्किप भी कर सकते हैं घर पर। जनरली ये देखा गया है कि आप बस, कुछ बच्चे लास्ट में कुछ कंसेप्ट ही रिवाइज करके नहीं जाते, ये गलत है। लास्ट टाइम के कंसेप्ट रिवाइज ना करने पर आप उनको भूल सकते हैं। हम बहुत सारे टफ क्वेश्चनों को आप छोड़ सकते हैं, प्री की मैं बात करूं तो। वैसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, कुछ भी स्किप मत करके जाओ, अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा है तब। चलिए, है ना। टाइम मैनेजमेंट और डेली रूटीन। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट की मैं बात करूं, ये टाइम मैनेजमेंट मिनिमम आपको 16 to 17 आवर्स का टाइम मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा। और मेरे अकॉर्डिंग ये टाइम मैनेजमेंट पर्सन टू पर्सन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है। ये आप किसी से वो नहीं कह सकते कि भाई किसी को कुछ पसंद है, किसी को मॉर्निंग में स्टडी, किसी को इवनिंग में स्टडी, ये आप अपने हिसाब से बनाइए तो सबसे बेस्ट रहता है। चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम बात करते हैं
कि कुछ मॉक टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं हम। और सबसे पहले कुछ बच्चे क्या करेंगे, इन 100 डेज में कुछ चीजें नेग्लेक्ट कर देते हैं, कुछ मिस्टेक्स करते हैं। उन मिस्टेक्स को देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर 1, कुछ बच्चे सिलेबस ही इग्नोर कर देते हैं। जैसे कुछ सोचते हैं कि सर ये स्टैट्स जो है सांख्यिकी या टिग्नो के कुछ कंसेप्ट पढ़ के जाए कि ना पढ़ के जाए। भाई ऐसा मत करिए। सबसे पहला, कोई भी सिलेबस का एक भी टॉपिक छोड़ के मत जाइए, सब पढ़िए। ये कंपटीशन है, 10th क्लास नहीं है जो आप किसी भी चीज का ऐसे लिख के आ जाएंगे, गाय की जगह भैंस का, और आपको नंबर मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। तो बहुत सारे जो बच्चे प्रॉब्लम ये पढ़ते हैं वो सिलेबस को इग्नोर करते हैं। सिलेबस को इग्नोर बिल्कुल मत करिए। हर पॉइंट को, हर टॉपिक को सिलेबस अपने पास रखिए, नोटिफिकेशन में लिखा होता है, उसको पढ़ के जाइए। दूसरा जो बहुत मिस्टेक कर रहे हैं बच्चे, पुअर टाइम मैनेजमेंट। सबसे ज्यादा वैल्यू रखता है टाइम मैनेजमेंट, सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू रखता है टाइम मैनेजमेंट। और टाइम मैनेजमेंट कई बार फैकल्टी हमसे पेड क्लास में बच्चे या फिर ऑनलाइन यूट्यूब पे पूछते हैं कि सर मुझे बता दीजिए टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट कोई किसी को नहीं सिखा सकता। या टाइम मैनेजमेंट, आपका टाइम कैसे मैनेज होगा या क्या ये मेरे लिए स्टडी प्लान अच्छा है, कोई किसी को नहीं बता सकता। ये आप अपने हिसाब से देखिए। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जो 20-20, 22-22 घंटे पढ़ते हैं, और ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो मात्र 7-8 घंटे पढ़ के ही वो उतनी एफिशिएंसी का वर्क कर लेते हैं, क्योंकि उनकी कैपेबिलिटी, उनका माइंड बहुत ज्यादा शार्प है। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो सबसे पहले पुअर टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा निगेटिव पॉइंट बन सकता है सक्सेस ना मिलने का। तो इसको इंप्रूव करिए, इस पे वर्क करिए। देखिए ऐसा ना हो कि पुअर टाइम मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा हमारा मतलब है, ऐसा ना हो कि आप केवल एक ही सब्जेक्ट की तरफ ज्यादा झुकते जा रहे हैं और दूसरे सब्जेक्ट से आपको नहीं पता चल रहा है या कम इंटरेस्ट है। जो फाइनल कट ऑफ जाती है वो फाइनल जाती है, उसमें सब्जेक्ट वाइज डिपेंड नहीं करता। आप जानते हैं आपको सारे सब्जेक्ट पर पकड़ होनी बहुत जरूरी है। ठीक है। तीसरा जो बच्चे मिस्टेक करते हैं इन में, वो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट ही नहीं करते। वो मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना भूल गए या करना नहीं चाहते। अच्छा, बहुतों के माइंड में क्या होता है, डरते हैं मॉक टेस्ट को। नहीं सर हम कैसे। और फिर मॉक टेस्ट को मेरे हिसाब से ना आपको डरना है ना आपको चिंता करनी है। हाय सर मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, कैसे करें। चिंता भी मत करिए, लेकिन उसको वर्क करिए, इंप्रूव किए। इस बार मेरे मैथ्स में 50 में से 29, 35, 40 आ रहे, मैं कैसे इसको धीरे धीरे इंप्रूव करूं, कैसे मैं चैप्टर रिवाइज करूं, कैसे मैं चैप्टर पढ़ूं, क्या मैं रीजन करूं, क्या मैं इंप्रूव करूं, ताकि मेरा मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर बढ़े। मॉक टेस्ट में बढ़ेगा तो एक्चुअल में भी बढ़ेगा। तो मॉक टेस्ट को अटेंड करना है सभी को। और चौथी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो करते हैं रेगुलर रिवीजन। भाई मैं आपको पहले ही बताता हूं, अगर मैं आपसे बोलूं एक लाइन में डिफाइन करिए कि सक्सेस मिलने का मंत्र, तो मैं बताता हूं 10 10 200 YT, दैट इज द फंडामेंटल बेसिक्स। क्लास के नोट्स कम से कम 10 बार रिवाइज हों। बच्चे सोचते हैं कि मात्र एक बार रिवीजन से काम चल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। एक बार में तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमें करना क्या है, हमने किया क्या है। रिवीजन इतना बड़ा होता है सिलेबस कि आप पहला पढ़ते पढ़ते जब तक लास्ट तक पहुंचेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा पढ़ क्या रहे थे। नंबर 2, आपको बुक से क्वेश्चन प्लस प्रैक्टिस सीट से क्वेश्चन कम से कम 10 बार रिवाइज करने हैं, खाली एक बार नहीं। नंबर 3, कम से कम आपको 200 मॉक टेस्ट का टारगेट बनाना है। नंबर 4, आपको YT पे बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा वैल्यू रखता है यूट्यूब पर। अभी पेड बैच चल रहा है, मैंने सारे बैच में बच्चों से बोल रखा है कि आपको क्लासेस जरूर देखनी है। बच्चों के रिव्यू बहुत जबरदस्त आ रहे हैं। खाली कंसेप्ट पढ़ने से ही कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का, 3 ईयर का 3A 3A² AQ से निकलता है CI का। अगर मैं सक्सेसिव की बात करूं, ये जानता हर कोई है, लेकिन अप्लाई केवल 20 से 35% बच्चे ही कर पाते हैं। रीजन वहां पुअर टाइम मैनेजमेंट की वजह से। तो आप सोच रहे हैं कि खाली सब्जेक्ट की नॉलेज होने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप गलत सोच रहे हैं। जब तक आप YouTube पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इस समय YouTube की क्लासेस 1 बजे से 3 बजे तक चल रही हैं, 1 बजे से 2 बजे चल रही है, और शाम को 5 से 6
हम डिस्कस कर रहे हैं जीडी की क्लासेस, एसएससी जीडी की क्लास। ठीक है, 2 क्लासेस डिस्कस कर रहे हैं। आगे बात करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को स्किप कर देना सबसे बड़ी मिस्टेक है आजकल बच्चों की। बच्चे सबसे बड़ी गलती करते हैं, पीवाईक्यू स्किप कर देते हैं। वैसे पीवाईक्यू आपको क्वेश्चन के साथ साथ कराए जाते हैं, लेकिन अपने आप स्टडी करना भी बहुत जरूरी है। पीवाईक्यू बैकबोन होते हैं किसी भी एग्जाम के। और अगली मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो है इग्नोर नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग को मत इग्नोर करिए। आप तुक्का नहीं लगा सकते। कहीं आप सोच रहे हैं कि मैं तुक्का मार के आ जाऊं। ऑनलाइन क्लास लेते वक्त मैंने बहुत बार देखा है बच्चे बहुत जगह तुक्का मार देते हैं, या उनको लगता है कि आप तुक्का लगाकर फाइनल तक नहीं पहुंच सकते, फाइनल अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। तो आप इस पर ज्यादा डिपेंड नहीं हो सकते। और ये तुक्का कब इंप्रूव होगा? जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप खुद अच्छे से स्टडी करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे। आगे बात करते हैं, इंग्लिश और जीके को नेग्लेक्ट नहीं करना है। और आई होप ये तो आप सब जानते हैं, इंग्लिश और जीके में नेग्लेक्ट नहीं करना है, अच्छे से वर्क करना है उसको। और अगर लास्ट स्केज की बात करें, स्ट्रेस और बर्न आउट, इतनी भी टेंशन नहीं लेनी है, इतना भी स्ट्रेस नहीं लेना है। थोड़ा सा फिजिकल फिट रहिए इस समय। लेट नाइट में डिनर मत करिए, ऐसे नहीं कि 10-10, 11-11, 12 बजे। लेट नाइट पे डिनर मत करिए, शाम को 6 से 7 तक ही सोचिए। इस तरह से आपको देखो फिजिकली भी फिट रहना पड़ेगा। थोड़ा सा योगा का सहारा लीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशन का सहारा लीजिए, इन चीज़ों से बेनिफिट होगा। वाटर वगैरह, वाटर लेवल अपने बॉडी में, अब देखिए अब गर्मी शुरू हो रही है, वाटर लेवल, क्योंकि एक बहुत सारे बच्चों के बार बार कमेंट आते हैं, बोलते हैं कि सर लास्ट ईयर मेरा हेल्थ की इश्यू की वजह से मैं पेपर नहीं दे पाया था। तो हेल्थ सबसे पहले है, सब चीजों से पहले हेल्थ। चलिए, तो अब हम बात करते हैं, एक बार क्विक रिकैप आपके सामने है सारी चीजें। ठीक है, आपको टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव करना है, मॉक टेस्ट को देना है, रिवीजन पे फोकस करना है, प्रीवियस ईयर के पेपर पे फोकस करना है, नेगेटिव मार्किंग से बचना है, इंग्लिश जीके पे भी फोकस करना है, और मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर आपको फोकस रखना पड़ेगा। आई थिंक ये सबको क्लियर हो पा रहा है। चलिए, अब हम बात करते हैं सर मॉक टेस्ट में हमें मॉक टेस्ट में किस किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, मॉक टेस्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, आइए इस पे हम बात करते हैं। आप जानते हैं, एक आप मॉक टेस्ट जब आप देते हैं, आपको एक एनवायरमेंट एक्चुअल में एसएससी के एग्जाम में क्या रहने वाला है, फाइनल एग्जाम में, वो आपको पता चलता है। जब आप मॉक टेस्ट दें, एक शांत रूम में बैठे। अच्छा, मैंने ऐसे स्टूडेंट भी देखे, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे कांटेक्ट में ऐसे बच्चे थे, मुखर्जी नगर के ही थे। वो कहते थे कि सर जब हम मॉक टेस्ट देते हैं तो हम चाहते हैं कि आसपास शोर शराबा हो, शोर होगा तो वो चेक करते हैं कि उनकी कंसंट्रेशन पावर कितनी सही है, क्या वो उस शोर में मॉक टेस्ट दे पा रहे हैं। अगर वो उस शोर में कंसंट्रेट कर पा रहे हैं, कैलकुलेशन कर पा रहे हैं, तो फिर एग्जाम में कैसी भी कितनी भी खराब कंडीशन हो, वो वहां बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो ये भी एक अपना नजरिया है, आप कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, टाइम लगा के दीजिए, टाइमर लगाइए। मॉक टेस्ट खाली मत दीजिए, उसको एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। अगर मॉक टेस्ट एनालिसिस नहीं किया, इसका मतलब खाना खा तो लिया लेकिन चबाया नहीं, निगल लिया। आपने मॉक टेस्ट दिया, आपको पता चल गया कि मेरे अच्छा स्कोर आ रहा है, स्कोर भी देख लिया, गलती कहां हुई ये नहीं देखा, तो ये गलत है। तो ठीक है, तो कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। और बिल्कुल अच्छा, सबसे बड़ी बात चीज है, जब आप इस प्रोसेस में होते हैं ना, ये बहुत 1 करोड़ की मैं आपको बात समझाने जा रहा हूं, लेकिन अगर आप समझ पाए तो, जब आप इस प्रोसेस में हो, जब आप, ये एक तपस्या की तरह है, जब आप इस कंप्लीट प्रोसेस में हो, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, घर पे स्टडी कर लिए, सबसे पहले तो आप बिल्कुल शांत हो जाइए। किसी से ज्यादा फालतू बात करना कम कर दीजिए, नहीं ऑनलाइन फालतू रिप्लाई करिए। हाँ, अपनी क्लासेस करते रहिए, यूट्यूब पे कंटिन्यू क्लास करिए, कम से कम बोलिए। जितनी एनर्जी सेव होगी वो उतनी एनर्जी आपके ही, एनर्जी यहां मत दिखाइए वाईटी पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, एनर्जी अपने स्कोर में दिखाइए। स्कोर में दिखाइए कि आप 150, 159, 170, 180 ला सकते हैं, वहां नहीं दिखानी है। तो इंप्रूव स्पीड और एक्यूरेसी अंडर प्रेशर, ये बहुत जरूरी है कि आपकी एक्यूरेसी, स्पीड किस तरह से वर्क करती है। तो मॉक टेस्ट इसलिए बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट का शेड्यूल हम एक बार बना देते हैं। नंबर 1,
3 से 5 जनरल क्या होता है, बच्चे हम शुरू से बोलते हैं बच्चों को कि शुरू से मॉक टेस्ट हो, कि कम से कम 12 महीने आप प्रिपरेशन पहले स्टार्ट कर रहे हैं, 3 से 4 महीने बाद भी आप स्टार्ट कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा मॉक टेस्ट देना, आपका सेक्शनल वाइज चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देना। फिर मेन अभी क्या की प्लानिंग क्या होनी चाहिए आपकी, कम से कम 2 महीने पहले या जस्ट अभी से भी आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हैं। कंडीशन ये है आपने जस्ट एक बार सिलेबस पढ़ लिया हो, आपको ऐसा ना लगे कि मैं तो कुछ याद ही नहीं है, पढ़ा तो है लेकिन याद ही नहीं है, सिलेबस पढ़ा होना चाहिए। चलिए हम मॉक टेस्ट में सबसे पहले हम मॉक टेस्ट में मेन प्लानिंग बताते हैं कि किस तरह से हमें प्लानिंग बनानी है, मतलब उसका क्राइटेरिया कैसे रखना। ये है मॉक टेस्ट का आपका पेपर पैटर्न। आपको यहां लिखना है अपने सब्जेक्ट का नाम क्वांट, या आपका रीजनिंग, इंग्लिश और जीए जीके। यहां रैंक जरूर लिखिए, ये पेपर अपने सामने मेंशन कर लीजिए जहां पढ़ते हैं, रैंक लिखिए। कोई भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं, कितने में से 1 लाख बच्चों ने दिया, आपकी रैंक कितनी आई, 10,000 बच्चों ने दिया, आपकी रैंक कितनी आई, आपके मॉक टेस्ट में निगेटिव मार्किंग के साथ कितने रैंक आई, कितना स्कोर आ रहा है मॉक टेस्ट में। टोटल स्कोर आया मेरा, मान लेते हैं 200 में से 150, मैथ्स में कितने आए, रीजनिंग में कितने हैं, जीके जीएस में कितने। आप इसका ब्रेकअप जरूर करिए, ये वो कमियां हैं आप समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल नासा जैसी बड़ी एजेंसी में जब भी बड़ा कोई गड़बड़ होती है, कोई हादसा होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, जैसे कल्पना चावला का आपने नाम सुना होगा, जो इंडियन ही थी और जो बड़ा हादसा हुआ था, तो नासा उसके बारे में पूरी रिसर्च करता है कि वो मिस्टेक कम से कम दोबारा ना हो। जैसे इंडिया का अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ एयर इंडिया का, तो ऐसा नहीं है कि वो गलती उसको अगर आप वो गलती नहीं करो, सेम प्लेन क्रैश की तरह है। आप अगर कोई मिस्टेक, आपने मॉक टेस्ट दिया जल्दीबाजी में, आज एनालिसिस नहीं किया, कल दोबारा मॉक टेस्ट किया और आपके बाय चांस 50 में से 40 नंबर आए, तो वो 10 नंबर जो कमी है ना, वो बहुत ही गहराई से उनका अध्ययन अगर आप नहीं कर रहे हैं कि वो नंबर कम क्यों आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप मॉक टेस्ट का पूरा बेनिफिट नहीं ले पा रहे। बहुत जरूरी है उसको एनालिसिस करना। फिर एक जो फाइनल टेबल बनेगी, इस पे हम थोड़ा वार कर लेते हैं। यही सब कुछ है अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं। क्वांट मेरे मार्क्स कितने हैं, फॉर एग्जाम्पल 50 में से 40 नंबर आ रहे हैं, मान लेते हैं। तो लिखिए कि 4 क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिए थे और इतने मार्किंग नेगेटिव मार्किंग थी। लिखिए इसमें मेरा अलजेब्रा वीक है, टिग्नो के क्वेश्चन कटे हैं, और वीक अलजेब्रा के अंदर भी मेरा AQ BQ वाले क्वेश्चन मुझसे गलत हुए हैं। तो ऐसा जब तक आप लिखेंगे नहीं, जो चीज लिखते हैं वो चीज दिखती है, और जो चीज दिखती है उस पर वर्क होता है, और जो वर्क होता है वो इंप्रूव होता है, और जो दिखती ही नहीं है वो कभी इंप्रूव ही नहीं होती। तो जब तक आप अपने माइंड को ये नहीं बताएंगे कि भाई मैं यहां गलती कर रहा हूं, मैं रीजनिंग के इस पोर्शन में गलती कर रहा हूं, मैं जीएस में इस पोर्शन में गलती कर रहा हूं, तब तक आप उसको इंप्रूव नहीं कर सकते। तो प्लीज लिखिए, बहुत जरूरी है। तो गोल्डन रूल्स मॉक टेस्ट एनालिसिस के आइडेंटिफाई करिए, कैटेगराइज करिए मिस्टेक, ये बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा विवेक बिंद्रा आते हैं यूट्यूब पर, उनकी एक बड़ी खास बात है, वो हर चीज को कैटेगराइज कर देते हैं। ये बड़ा प्लस पॉइंट होता है, जब आप कैटेगराइज करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो आपका स्पेशल फोकस होता है उस पर। तो कैटेगराइज करिए, मिस्टेक कहां हो रही है, क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, क्योंकि वही मिस्टेक आपको फाइनल नेगेटिव मार्किंग तरफ ले जाएंगे बाद में। रिफाइन करिए और मिस्टेक्स नोटबुक, जिसको मैं ये पैटर्न बोल रहा हूं, ये बनाइए। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, हमने शुरू से पूरा अच्छे से लास्ट तक देखा और क्या हम इस पे वर्क कर सकते हैं, किस तरह से आप अच्छे से ये समझ पाए। तो ये हो गया मेन पॉइंट। आई होप 100 डेज में आपको बेनिफिट होगा अगर आप हमारे अकॉर्डिंग चलते हैं। और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आपको और वीडियो में क्या क्या नॉलेज चाहिए, किस बारे में। चलिए इसको इतना रखेंगे। एक मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आया हूं, इसको और शेयर कर लेते हैं। एक सबसे ज्यादा जरूरी सूचना, आप अगर अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। उसके लिए हमारे लक्ष्य बैच
CHSL को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सितंबर में पेपर है इसका, 25 फरवरी से आरंभ होने वाला है। आप CHSL में एनरोल हो सकते हैं लक्ष्य बैच, या फिर आप चाहें तो लक्ष्य बैच के साथ CGL के लिए भी लक्ष्य बैच है, आप इसमें एनरोल हो सकते हैं। 8750187501 पे कॉल कर सकते हैं, या फिर आप चाहें कॉम्बो लक्ष्य और CHSL दोनों, CGL और CHSL दोनों लक्ष्य बैच में एनरोल हो सकते हैं, जो 25 फेब से आरंभ होने जा रहा है। 8750187501 पर आप ज्यादा जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, टाटा बाय बाय।